बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की तरफ से चंद रोज़ पहले जब अदलिया के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था, इस मौके पर अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए 31 मार्च के लिए मुजाहरों का ऐलान किया था। ये मुजाहरे मुल्क भर में कामयाबी से और पुरअमन तरीके से इनेकाद पजीर हुए, जिससे इमरान खान की अवाम में पजीराई का पता चलता है। दूसरी खबर पर बात करेंगे, वो है 9 मई के वाक़यात पर 51 मुलज़मों को सुनाई जाने वाली सज़ाओं के हवाले से। ये सज़ाएँ गुजरांवाला की एक अदालत की तरफ से सुनाई गई हैं। इस खबर के मुताबिक गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को हसास तनसीबात पर हमले, जलाओ घेराव के मुकदमा में गिरफ्तार 51 मुलज़मों को मुख्तलिफ दफ़ात के तहत 5-5 साल कैद, 10-10 हज़ार जुर्माने की सज़ा सुनाई है। ये सज़ा सुनाई गई है नताशा जज की तरफ से। नताशा नसीम इनका नाम है। सेंट्रल जेल में समाअत के दौरान थाना कैंट के मुकदमा हसास तनसीबात पर हमले, जलाओ घेराव, शहरी के कत्ल और पुलिस अफसरान पर हमले करके ज़ख्मी करने और सरकारी तनसीबात की तोड़ फोड़ के मुकदमे में गिरफ्तार 51 मुलज़मों को 5-5 साल कैद, 10-10 हज़ार जुर्माना और जुर्माना की अदम अदायगी पर मज़ीद 10-10 दिन की सज़ा का हुक्म सुनाया गया है। मुकदमे की दीगर 5 दफ़ात के तहत हर दफ़ा पर 1-1 साल की सज़ा का हुक्म भी दिया गया है। ताहम गिरफ्तार मुलज़मों के ख़िलाफ़ इस्तग़ासा कत्ल का जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। अदालत की जानिब से दी जाने वाली तमाम सज़ाएँ इकट्ठी शुरू होंगी। इसके लिए मुजरम को 5-5 साल ही सज़ा भुगतनी पड़ेगी। थाना कैंट पुलिस ने SHO मुदस्सर भट्ट की मुद्दईयत में 9 मई को PTI के टिकट होल्डर समेत 23 नामजद और 300 से 400 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान हसास तनसीबात पर हमले और सरकारी अमलाक की तोड़ फोड़, पुलिस अफसरान को ज़ख्मी करने और एक शहरी के कत्ल समेत दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पुलिस ने 51 मुलज़मों को गिरफ़्तार करके जेल भिजवाया था, जिन पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस ज़ेर समाअत रहा। बाद अज़ां केस के जेल में ट्रायल के हुक्म के बाद इस मुकदमा की समाअत 3 माह सेंट्रल जेल में होती रही। दहशतगर्दी की अदालत इस मुकदमा में PTI के मरकज़ी रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं की जायदाद कुर्की का हुक्म भी दे चुकी है, जबकि मुकदमा में नामजद PTI के मुतअद्दिद रहनुमा अदालतों से अबूरी ज़मानतों पर रिहा हैं। वाज़ेह है कि 9 मई वाक़यात के केसेस पर यह पहला फ़ैसला है। FIR में MPA कलीमुल्लाह का नाम भी शामिल है, जो अबूरी ज़मानत पर हैं। ये हो गई ख़बर जिसमें पहली मरतबा 9 मई के वाक़यात में 51 मुलज़मों को सज़ाएँ दी गई हैं। तो यहाँ पे इस ख़बर का तज़किरा करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी एक पर भी 51 में से किसी एक पर भी ना तो दहशतगर्दी की दफ़ा लगी है, ना ही गद्दारी की दफ़ा लगी है। तो बाकी जो लोग पूरे पाकिस्तान से इस रोज़ के हवाले से गिरफ़्तार किए गए थे, तो क्या उन पर भी ऐसी दफ़ात नहीं लगेंगी जिनका अब तक तज़किरा होता रहा है। आखिर में चलते हैं तसद्दुक़ जिलानी इंक्वायरी कमीशन की तरफ। वो भी उसी तरह से बैठता हुआ नज़र आ रहा है जिस तरह से जनरल तारक को और शुएब सडल को एक कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था। ये इमरान खान की हुकूमत थी और आखिरी दिनों की बात है कि इमरान खान की तरफ से जनरल तारक को साइफ़र केस में कमीशन बनाने के बाद सरबराह मुकर्रर किया गया था। उन्होंने माज़रत कर ली और फिर शुएब सडल को भी इसी कमीशन का सरबराह तैनात किया गया था। उन्होंने भी इससे माज़रत कर ली थी। तसद्दुक़ जिलानी भी लगता है कि कमीशन की सरबराही से बैठ जाएंगे, क्योंकि किसी भी बाइज़्ज़त जज के लिए तमाम फ़रीक़ैन का मुत्तफ़िक़ होना लाजमी होता है। लेकिन जैसे ही तसद्दुक़ जिलानी का नाम सामने आया, उनकी साख पर कहीं से भी सवाल नहीं उठाया गया। लेकिन जो कुछ वो करने जा रहे हैं, जो कुछ उनसे करवाया जा रहा है, इस सब को देखते हुए वकला की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से और दीगर भी कुछ पार्टियों की तरफ से इस पर
شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ گویا تصدق جیلانی ایسی کمیشن کی سربراہی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کی طرف سے بھی کمیشن کی سربراہی کی مخالفت کی گئی ہے۔ اگر ان کا بیٹا کمیشن کی سربراہی کی مخالفت نہیں بھی کرتا تو بھی ایک کنسنسس کا ہونا ضروری ہے، یا تو پھر اگر آپ نے یہ کمیشن بنانا ہے اور اس سے جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے آپ پھر قاضی فائز یا پھر جسٹس عامر فاروق کو کمیشن کا سربراہ بنا دیتے، جیسا کہ عمران خان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے اور باقی بھی کئی لوگوں کی طرف سے ان کے بارے میں ان دو ججز پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہاں ہم مقدمے سنیں گے اور ضرور سنیں گے۔ ایسے جج اگر اس کمیشن کے لیے، اس انکوائری کمیشن کے لیے بھی تعینات کر دیے جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے سطحی خیرہ ہیں، وہ جس طرح کا بھی چاہے ان سے فیصلہ لے سکتی ہے۔ جیسا کہ قاضی فائز صاحب جب ان کے خلاف ریفرنس گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، انہوں نے عدالت میں چیلنج کیا تھا، تو عدالت میں سپریم کورٹ میں ایک بینچ بنا تھا جس میں ان کے آخری دم تک رہنے والے ساتھی سردار طارق مسعود بھی شامل تھے۔ قاضی فائز صاحب کی طرف سے ان کے نام پر اعتراض کیا گیا کہ یہ بینچ میں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، تو انہوں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ قاضی فائز صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر میرے اوپر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو میں پھر گھر چلا جاؤں گا، اور جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ میرے ہوتے ہوئے اپنی مدت میں، اپنی آئینی مدت میں چیف جسٹس نہیں بن سکتے، اگر میں گھر چلا گیا تو ان کو فائدہ ہوگا، تو اس فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ دیانت سے، ایمانداری سے میرے کیس میں فیصلہ نہ دے سکیں، اس بنا پر ان کو بینچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ قاضی فائز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس طارق مسعود کی طرف سے خود کو اس بینچ سے وڈرا کر لیا گیا تھا، اس بینچ میں وہ نہیں بیٹھے تھے۔ لیکن عمران خان نے کئی بار کہا، جسٹس عامر فاروق کے بارے میں بھی کہا، لیکن یہ دونوں جج صاحبان خصوصی طور پر جسٹس عامر فاروق عمران خان کے کیس سنتے رہے، اب بھی سن رہے ہیں۔ اسی طرح سے قاضی فائز کے بارے میں عمر عطا بندیال جب وہ چیف جسٹس سے ایک بینچ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ قاضی فائز عمران خان کے کیسز نہیں سنیں گے، اس کے باوجود انہوں نے لیول پلینگ کا کیس سنا جو عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا گیا، اور پھر بلے والا کیس، بلے کے نشان والا کیس، وہ بھی قاضی فائز صاحب کی طرف سے سنا گیا، اس میں بھی عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی جن کو انکوائری کمیشن کا سربراہ بنایا گیا ہے، وہ اس کی سربراہی کرتے ہیں یا پھر اصولی فیصلہ کرتے ہوئے، کیونکہ سارے فریقین کا متفق ہونا، ان کو جج ان کو ثالث مان لینا ضروری ہی ہے۔ اگر ان پر تنقید ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے، تو پھر کیسے یہ جوڈیشل کمیشن کے، انکوائری کمیشن کے سربراہ رہیں گے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔